हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इसोफेजियल कार्सिनोमा पढ़ाने वाला हूं और ये सारे मैरो के जो टॉपिक्स हैं, मैरो की एक एक वर्ड एक एक लाइन जो है उसको कवर करेगा। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं जो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं और आपको बार बार मगअप करना पड़े और वो रीड हो, बल्कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आप उसको एक कैरेक्टर की तरह एसोसिएट कर सके। एक ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे एक मेमोरी चैंपियन अपने आप को कैसे चीज़ें याद रखवाता है, सो दैट जब आप इसको रिवाइज करने जाए दोबारा तो ये बहुत तेज़ी से हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसोफेजियल कार्सिनोमा है, उसको अपनों एक कासल की तरह बनाया है, एक महल की तरह बनाया है जिसमें 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर में से अपनों ने जो मिडिल वाला है उस पर अभी फोकस करेंगे। उसमें क्या है, हमने दो कैरेक्टर है इसमें। एक है हमारे पास समुराय और दूसरा है हमारे पास अमेरिकन बिजनेसमैन। समुराय से मतलब है SCC, मतलब समुराय में S आ रहा है तो इसमें S आ रहा है, तो दिस विल बिकम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब मैरो के अंदर दे रखा है कि इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, और वो कौन से सबसे ज़्यादा साइट को अफेक्ट करता है। तो यही मैंने बताने की कोशिश करी है कि जो सेकंड फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है समुराय, और इसीलिए जो मिडिल 1/3 है उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स को आपको ऐसे इमेजिन करना है एक स्टोरी की तरह। आप देख सकते हो समुराय सिगरेट पी रहा है, इंडिया का फ्लैग है उसके अंदर, वो इसके अंदर घर भी कर लेता है। घर करने में वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक फ्रिज के अंदर वो अपना जो मांस है वो रखता है खाने के लिए, उसके पास में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और गर्लफ्रेंड का नाम रहता है प्लमर विल्सन। अब इन सबको अपन समझते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, इंडिया के अंदर कॉमन है, ठीक है। फ्रिज के अंदर एल्कोहल भी रखी हुई है तो एल्कोहल भी है। फ्रिज से मतलब है प्रिजर्व फूड, जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं। मटन से मतलब है स्मोक्ड मीट। गर्लफ्रेंड से मतलब है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्लमर विल्सन। और एल्कोहल को थोड़ा और एग्जेजरेट करके हम बता सकते हैं कोरोसिव इंजरी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनेगी रिस्क फैक्टर्स फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। दूसरा जो है हमारे पास में है वो है अमेरिकन बिजनेसमैन। अमेरिकन में A आ रहा है, उससे मतलब है एडिनो कार्सिनोमा। मैंने इसको नीचे बनाया है, ये विजुअल आपको ध्यान में याद रहेगा, ताकि ये बता रहा है कि लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है। ये भी सिगरेट पी रहा है, मतलब रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। इसके पास भी अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल भी है। इसका जो है गर्लफ्रेंड ना होते हुए बॉयफ्रेंड है, और वो है बैरेट, क्योंकि बैरेट एक लड़के का नाम होता है। तो ये है, और उसके लिए वो रेड कारपेट बिछा के रखता है, जैसे हर पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को ट्रीट करता है उस तरीके से। रेड कारपेट से मतलब है क्रेस्ट सिंड्रोम। तो ये हो गया हमारे पास में एडिनो कार्सिनोमा, लोअर 1/3 को अफेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, एल्कोहल, बैरेट इसोफेगस और क्रेस्ट सिंड्रोम। फिर इसोफेजियल कार्सिनोमा का एक कंसेप्ट होता है और वो होता है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। उसमें क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने ये गेट बनाए हैं जो धीरे 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 करके बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये धीरे धीरे बंद हो रहा है तो पहले दिक्कत निकलने में सॉलिड को आती है, लिक्विड आराम से रास्ता निकाल लेता है, लेकिन बाद में लिक्विड में भी आने लगती है। इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। इन्वेस्टिगेशन में मैंने बनाया है एक कैमरा, एक डॉग और एक सबमरीन। कैमरा से मतलब है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो है हमारे पास में एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। तो इसीलिए कैमरा इज नथिंग बट एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोप और कुछ है ही नहीं, वो भी कैमरा ही है जो अंदर जाता है, तो ये कैमरा है। उसके बाद में हमने एक उसका पेट बनाया है, कुत्ता। कुत्ते से आपको याद रखना है पेट, पेट से याद रखना है आपको पेट स्कैन। तो आप जैसे जिस तरीके से जानते हैं कि कैंसर की स्टेजिंग होती है, उसी तरीके से उसी तरीके से इस कैंसर की भी स्टेजिंग होगी, और उसको हमने दिमाग में रखा है पेट से। ये पेट जो है वो सबमरीन के अंदर चला जाता है और वो सबमरीन चलाता है। सबमरीन से मतलब है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। 1 मिनट 2 मिनट में समझाता हूँ इसको। जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड जो है वो अंदर की तरफ जाती है, पेनिट्रेट करती है और बहुत गहरी जाती है, उसी तरीके से सबमरीन भी जाती है। तो इसको दिमाग में रखने के लिए मैंने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बनाया। अब ये जो है ये कहाँ से आ गया, ये जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 इन्वेस्टिगेशन थी, फिर तीसरी की क्या जरूरत पड़ी, तीसरी की जरूरत ये पड़ी कि दिस इज बेस्ट फॉर TNN स्टेजिंग। तो अब इसको आपको याद रखना है। एक फोटो लिया गया एक कुत्ते का, वो कुत्ते ने सबमरीन चलाई, उससे आपको तीनों इन्वेस्टिगेशन याद रहेगी, और कब किसको कहाँ इस्तेमाल करा जाता है वो भी याद रहेगा, क्योंकि सबसे पहले टॉप पे बनाया है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। स्टेजिंग के लिए पेट है, पेट इज नथिंग बट डॉग, और मतलब कि स्टेजिंग के लिए आपको पेट स्कैन लगेगा, और सबमरीन इज नथिंग बट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। फिर अगला मैरो के अंदर दे रखा है कि एंडोस्कोपिक वॉल लेयर कैसी दिखेगी। तो मैंने इसको ओरियो बिस्किट की तरह समझ रखा है कि जैसे पहले ओरियो में वाइट होता है, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, वैसे ही रहता है। इसको आपको
सिर्फ एक पैंच फंसा सकता है एग्जामिनर, और वो ये है कि म्यूकोजा को इन्होंने दो में डिवाइड किया है, एक म्यूकोजा और एक मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो जो पहला वाला वाइट आप लिखोगे वो म्यूकोजा के साथ में जाएगा, जो दूसरा वाला ब्लैक लिखोगे वो मस्कुलरिस म्यूकोजा के साथ जाएगा। फिर आप ऑर्डर में चलने दो लेयर्स को, ऑर्डर में चलने दो ओरियो के बिस्किट को, तो ये आपका बन जाएगा। अगला उनमें टॉपिक है कि बेरियम स्वॉलो स्टडी में क्या क्या आपको मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि चूहा सेब खा गया है और सेब के मसल्स बन गए हैं। तो चूहे से आपको आ जाएगा रैट टेल अपीयरेंस, सेब से आ जाएगा एप्पल कोर, और शोल्डर से आ जाएगा शोल्डरिंग इफेक्ट। सिर्फ ये इमेजिन कर लो एक स्टोरी, तो आपको बेरियम स्वॉलो के बारे में जो जो पॉइंट है वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, बेरियम स्वॉलो आप कर लोगे। तीसरी पहली चीज़ थी वो यही थी कि दो अगर आपको कैरेक्टर याद है तो आप दो टाइप के कार्सिनोमा भी आप आराम से बता सकते हो, और इसके साथ में प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सीवर्ड क्लासिफिकेशन। अब सीवर्ड क्लासिफिकेशन जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ट्यूमर के बारे में बताया, जिसका डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया कि ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है। अब इसको अपनों को समझने के लिए होटल के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया है। होटल एक सबसे ऊपर वाली होटल है स्काई होटल, स्काई मतलब आसमान, बादल। ठीक है, अब वो ज़मीन से तो जुड़ा नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोर है, जो बेस है, वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो ये 1 से 5 सेंटीमीटर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन से ऊपर रहेगा। ठीक है, इसका जमीन से लेना देना नहीं, और यहाँ पे जमीन है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, तो वो इससे लेना देना नहीं, इसके ऊपर रहेगा। दूसरी होटल है जंक्शन होटल। जंक्शन होटल मतलब जो एक्चुअली में जंक्शन पे रहेगी, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे। और तीसरी है हमारे पास स्टमक होटल, जो स्टमक के अंदर ही रहेगी, और वो रहेगी 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर बिलो द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, वही एजेसीसी भी कहता है। वो ये कहता है कि जो स्काई होटल है और जो जंक्शन वाली होटल है वो ईसोफेजियल ही कंसिडर करी जाती है। मेक सेंस, क्योंकि भैया स्काई होटल जो है वो ईसोफेगस को ही इन्वॉल्व कर रही है, जी जैसे तो ऊपर ही है ना, तो ईसोफेगस को इन्वॉल्व कर रही है, तो ईसोफेजियल कैंसर। और जो जंक्शन होटल है वो स्टमक को तो इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन वो बहुत प्रॉक्सिमली इन्वॉल्व करिए, तो इसीलिए इसको हम उसी तरफ पुश कर देंगे, तो आप हमारा एग्जाम में डाउट क्लियर हो जाएगा, और डाउट नहीं आएगा कि जो टाइप 2 रहती है वो भी ईसोफेजियल ही रहती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हो कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर टाइप 1 है तो आपको ईसोफेगेक्टोमी करना है, ईसोफेजियल कैंसर की तरह ट्रीट करना है। टाइप 2 है तो ईसोफेजियल कैंसर की तरह ट्रीट करना है, और टाइप 3 है तो गैस्ट्रिक कैंसर की तरह ट्रीट करना है। समझ में आया? तो स्टीवर्ड क्लासिफिकेशन अपना हो गया। अब हमारे हैं टीएनएम स्टेजिंग पर, बहुत ही प्यारा है, इसको भी समझने के लिए बहुत प्यारा सा निमोनिक बनाया है। टीएनएम स्टेजिंग जैसे हर इंसान पहले बहुत मासूम रहता है और फिर उसको दुनिया खराब बना देती है, उसी तरीके से ईसोफेजियल कैंसर को भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले वो जो ईसोफेजियल कैंसर रहता है वो पेंटर रहता है, उसके बाद में वो एक खूंखार समुराय बॉडी बिल्डर बन जाता है, और उसके डर से लोग भागने लगते हैं। ये कहानी आपको याद रखना है, ये इमेज आपको याद रखना है। ये ब्रश है, ये पेंटिंग ब्रश है, ये बॉडी बिल्डिंग है, और ये भागता हुआ इंसान है। तो और उसके बाद में एक और स्टेज है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पेंटिंग को क्यों बनाया मैंने, पेंटिंग को इसलिए बनाया क्योंकि जब भी आपने कभी पेंटिंग या कलर ड्राइंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें आप ऊपर की जो लेयर्स है उनको इन्वॉल्व करते हो। तो इसका मतलब आप इमेजिन करो आप ईसोफेगस के अंदर जा रहे हो और पेंटिंग करते हो, तो जो मस्कुलरिस जो म्यूकोजा लेयर है और मस्कुलरिस म्यूकोजा है वो इन्वॉल्व होगी, तो दैट विल बिकम अ T1 स्टेज। ठीक है, दूसरी है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, दैट विल बिकम T2 स्टेज। इसलिए मैंने मसल बनाया है और प्रॉपर मसल बनाया है। ठीक है, तो इसलिए मस्कुलरिस म्यूकोजा। तीसरी मैंने बनाया भागता हुआ मतलब वो बाहर निकल गया, मतलब बाहर जो बाहर की आउटर मोस्ट है उसको बनाया, तो दैट विल बिकम एडवेंटिशिया। बाय द वे मैं बता दूं ईसोफेगस के अंदर सिरोजा लेयर नहीं होती है। अब एक चीज़ और इसके अंदर ये है, कि जो T1 स्टेज है वो दो में डिवाइडेड है, T1A और T1B के अंदर डिवाइडेड है। तो T1 में जो है वो है म्यूकोजा और मस्कुलरिस म्यूकोजा, और T1B जो है वो सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रही है। कुल मिला के ले दे के बात यही है कि वो बाहर की लेयर को ही इन्वॉल्व कर रही है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको 1, 2, 3 स्टेज आएगी तो आप आराम से बता पाओगे कि ये म्यूकोजा है, ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया है और ये एडवेंटिशिया है। आगे बढ़ते हैं हम T4 स्टेज पर। T4 स्टेज भी जो है वो दो में डिवाइडेड है, T4A और T4B। इसको मैंने ऐसे समझाया है कि ये घर है, ये आपका खुद का घर है। ठीक है, इसमें दो पड़ोसी हैं, एक अच्छे पड़ोसी हैं, एक बुरे पड़ोसी है। जो अच्छे पड़ोसी है वो है T4A, और जो बुरे हैं वो T4B। अब अच्छे हैं का मतलब ये है कि अगर पेरिकार्डियम या
प्लूरा, जो लंग का प्लूरा होता है, उनको, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं झिल्लियाँ को अगर इन्वॉल्व करती है तो T4A होता है। लेकिन अगर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने लगे जैसे कि ट्रेकिया को, जैसे कि एओर्टा को, तो वो होता है T4B, और इसीलिए T4B ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो T4A अच्छे पड़ोसी है और T4B बुरे पड़ोसी है। आगे बढ़ते हैं हम नोडल स्टेटस पर, मतलब अब कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, एक पुलिस चोर को पकड़ने आती है, चोर लोग किस तरीके से भाग रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो जब वो पकड़ने आती है तो कोई नहीं मिलता है, तो दैट इज़ नोबडी, तो N0 इज़ नोबडी। लेकिन N1 स्टेज जो रहती है उसमें 2 बाइक है, 2 बाइक से चोर भाग रहे हैं, उनके पीछे कार चल रही है, और वो कार ऐसी वैसी कार नहीं है, वो SUV कार है, और उसके पीछे चल रही है बस। तो 2 बाइक से मतलब ये है कि N1 स्टेज में 2 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर पीछे चले हम N2 स्टेज पे, तो N2 में कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं वो SUV कार से समझना है, क्योंकि SUV कार के अंदर कितनी सीट होती है, 6 सीट होती है, तो 3 से लेकर 6 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे N2 स्टेज में। और उसके बाद जो आती है बस, बस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो इट इज़ मोर देन 7। ठीक है, तो बाइक से आपको याद रखना है 2, क्योंकि एक बाइक पर एक बंदा बैठता है, दूसरी बाइक पे 2 बंदे बैठते हैं, तो 2 लिम्फ नोड हो गए स्टेज 1। आगे सबसे पहले आगे चल रही है बाइक्स, तो वो हो गई स्टेज 1, पीछे चल रही है SUV, तो स्टेज 2, दैट इज़ नोडल स्टेज 2, और बस चल रही है, तो दैट इज़ नोडल स्टेज 3। ये हो गया क्लियर हमारा नोडल स्टेटस। और M0 और M1 तो कॉमन सेंस है, M0 में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, M1 के अंदर मेटास्टेसिस हुआ है, और उसमें भी जो M1 है उसमें सबसे मेटास्टेसिस में सबसे कॉमन ऑर्गन है वो है लिवर। फिर हम आते हैं इलाज पर। अब जिस तरीके से मैंने बताया था कि T1 स्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की स्टेज को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, उसमें भी T1A के बारे में बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। T1A के बारे में बता रहा हूँ, T1B के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो T1A में म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हम उसका करते हैं EMR। उसका मतलब होता है एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। अगर म्यूकोजा इन्वॉल्व है तो सिर्फ म्यूकोजा निकाल दी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। फिर आ रही है T1B। T1B के अंदर आपने देखा सब म्यूकोजा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ईसोफेजियल कैंसर में, वो ये है कि ईसोफेजियल कार्सिनोमा के अंदर लिम्फेटिक्स जो रहते हैं वो सब म्यूकोजा में रहते हैं, तो कैंसर लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल जाता है, और इसीलिए अगर एक बार सब म्यूकोजा इन्वॉल्व कर ली तो आप एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन नहीं कर पाओगे। ये मैरो का क्वेश्चन है, आप T1B में ईसोफेगेक्टोमी ही कर पाओगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से समझाया है कि T1A और T1B एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब स्विमिंग पूल, जो लोग स्विमिंग पूल में गए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो लेयर्स में डिवाइडेड है, कि एक होता है जो बहुत गहरा होता है और फिर धीरे धीरे बच्चों के लिए होने लगता है जो शैलो होता है। तो जो शैलो है वो है T1A स्टेज, और जो गहरा है वो है T1B स्टेज। अब T1B इसको गहरा को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आप उसके अंदर शार्क इमेजिन कर लो, तो आपको शार्क से लिम्फ नोड्स आने लग जाएंगे, तो आप कभी भी उसमें सिर्फ म्यूकोजल रिसेक्शन नहीं करोगे। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो भी सिंपल ही है भैया। आपने एंडोस्कोप डाला है, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन के कॉम्प्लिकेशन, तो आपने एंडोस्कोप डाला है, तो जो एंडोस्कोप डालने से हो सकता है वही हो सकता है। क्या हो सकता है, फाड़ सकते हो उसको तो परफोरेशन हो गया। ठीक है, बाकी हर प्रोसीजर में खून बह सकता है तो ब्लीडिंग हो गई, और अगर ब्लीडिंग हुई, स्कार हुआ तो स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो ये कॉमन सेंस में आप बता सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आर स्टेटस। आर स्टेटस के बारे में बताना ज़रूरी है। वो ये है कि मान लो जब सर्जन जो है विजिबल ट्यूमर को कट करता है, तो ये आर स्टेटस बताता है कि कितना बच गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर सर्जन को दिख रहा था और उसने 5 सेंटीमीटर का ही काटा, तो माइक्रोस्कोप जो है वो बता सकता है कि नहीं सर, थोड़ा और आगे तक भी फैला हुआ है। अगर माइक्रोस्कोप बताता है कि वो फैला हुआ है तो दैट इज R1 स्टेज, और अगर 5 सेंटीमीटर ट्यूमर को सर्जन ने 4 सेंटीमीटर ट्यूमर काटा और विजिबल वो था नेकेड आई से भी, तो वो हो जाता है R2 स्टेज। इसको मैंने ऐसे समझाया है, जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाद में जब सफाई होती है, ऑपरेशन के बाद में जब सफाई होती है, तो अगर कुछ ऐसा कचरा है जो माइक्रोस्कोप से दिख रहा है तो दैट इज R1 स्टेज, और अगर सब लोगों को दिख रहा है कि यार देखो कितना कचरा है ओटी के अंदर, तो दैट इज एन R2 स्टेज। फिर हम जाते हैं मार्जिन्स पर। अब मार्जिन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब म्यूकोजल लिम्फेटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फैल जाता है। तो हर सर्जन क्या कोशिश करता है कि जितना मैंने ट्यूमर काटा है उससे ज़्यादा मार्जिन में रिसेक्ट करूँ। तो जो अपर मार्जिन होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूमर इस पॉइंट पर था तो इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर तक काटेगा वो, और अगर और नीचे की तरफ वो 5 सेंटीमीटर काटेगा वो। ये कहने का मतलब है मार्जिन का। तो आर स्टेटस, ओटी की सफाई, मार्जिन, सिंपल है मार्जिन।
अब आगे बढ़ते हैं। 3 तरह की ईसोफेगेक्टोमी होती है, एक होती है ट्रांसहाइटल, एक होती है आइवर लिविस और एक होती है मैक्नियन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसहाइटल का चेहरा याद रखो, डरा हुआ है, डरपोक है, इसका मतलब ये है कि वो चेस्ट से डरता है, वो चेस्ट में नहीं जाना चाह रहा है। इसमें जनरली 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक तो ये प्रोसीजर जो है ट्रांसहाइटल, आइवर लिविस और मैक्नियन कब करी जाती है पहली। दूसरी ये पूछा जाता है कि इंसिजन कौन कौन से दिए जाते हैं। तो ट्रांसहाइटल के अंदर 2 इंसिजन दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चेस्ट जो है वो उससे डरता है, तो चेस्ट नहीं खोलेंगे हम, 2 चीज़ें खोलेंगे, एक है एब्डोमेन और एक है नेक। तो 2 इंसिजन होगा, एब्डोमेन और नेक, और कब इस्तेमाल होगा, लोअर 1/3 में। आइवर लिविस का एल उठा लो, लायन बना लो। लायन जो होता है उसका शेर दिल होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो शेर मतलब चेस्ट में प्रेजेंट है। अब चेस्ट में प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी 2 इंसिजन रहेगा, एक एब्डोमेन में, एक चेस्ट में, और वहीं से हम एनास्टोमोसिस कर देंगे, थोरैसिक एनास्टोमोसिस। और कॉमन सेंस यही कह रहा है कि अगर वो ट्यूमर चेस्ट में था तो मतलब मिडिल 1/3 ऑफ ईसोफेगस इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं तो हम जाते हैं मैक्नियन पे। बेसिकली हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैक्नियन पे क्या होता है कि जो है उसमें 3 इंसिजन दिए जाते हैं, तीनों दिए जाते हैं। ठीक है, नेक भी हो गया, एब्डोमेन भी हो गया, चेस्ट भी हो गया। और ये होता है कब हो सकता है, आप कॉमन सेंस लगा के बता दो, जब ऊपर भी ट्यूमर हो और मिडिल में भी ट्यूमर हो, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें 2 चीज़ें याद रखना है, कौन कौन से इंसिजन दिए गए और किस ट्यूमर में कौन सी सर्जरी करी जाती है। दूसरी चीज़ है ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट। अब आपने अगर ईसोफेगेक्टोमी कर दी है तो भैया उसकी जगह कौन लेगा, खाना कैसे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो स्टमक रहता है उसी को पुल कर लेते हैं, उसी को पुल करके ईसोफेगस बना देते हैं। तो इसीलिए सर्जन ने इसका नाम दे दिया है गैस्ट्रिक पुल अप या गैस्ट्रिक ट्यूब रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें मैंने ये पोडियम बनाया है जिसमें फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। जैसे हम जब केजीज में होते थे तब होता था ये, वैसे ही फर्स्ट में स्टमक आया, सेकंड में कोलोन आया, थर्ड में जेजुनम आया। फिर हम आते हैं कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी के लिए बस ज़्यादा कुछ याद मत रखना, 5 पुलिस टैक्सी याद रख लेना, 5 से 5-फ्लोरोयूरासिल, पुलिस से प्लेटिन, सिस्प्लेटिन, टैक्सी से पैक्लिटेक्सेल। लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हमारे। एक है मैलिग्नेंट ट्रांसईसोफेजियल फिस्टुला। वो भी बड़ा सिंपल है। जिस तरीके से मैलिग्नेंसी में मैंने बताया कि T4B स्टेज में आसपास के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उसी तरीके से जब ट्यूमर ट्रैकिया को इन्वॉल्व कर लेता है तो एक ओपनिंग बन जाती है। वो ओपनिंग बनने की वजह से क्या होता है, खाना लंग्स में जाने लगता है, तो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, कफिंग होने के चांसेस होते हैं उस। ठीक है, जैसे बच्चों में हम ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला पढ़ते थे वही है, लेकिन ये ट्यूमर की वजह से बना है। इसके अलावा इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कुछ नहीं है, स्टेंट कर दो, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत एक्सटेंसिव है, इसमें सर्जरी तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो आप कुछ नहीं करते, आप स्टेंट डाल देते हो। और जिस तरीके से हर स्टेंट का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन माइग्रेशन होता है, इसका भी कॉम्प्लिकेशन माइग्रेशन ही है। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर, क्योंकि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, अगर वो स्टेंट को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ट्यूमर को इन्वॉल्व कर लेता है तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा लायोमायोमा। वो कुछ नहीं है, मायोमा मतलब मसल लेयर के अंदर आप समझ लो कि एक पोटैटो आ गया है। इट इज़ नथिंग बट अ बिनाइन ट्यूमर बाय द वे। अब अगर मान लो मसल लेयर में पोटैटो आ गया है तो आप क्या करोगे, आप भैया उस पोटैटो को निकाल दोगे, दैट वुड बी द ट्रीटमेंट। तो पोटैटो को निकालने के लिए जो सर्जरी होती है वो होती है इन्यूक्लिएशन। बेसिकली ये पाइप ईसोफेगस है, मसल लेयर जान करके मैंने बनाई है ताकि याद रहे कि वो मसल लेयर के अंदर रहता है। ओके, ये डायग्राम से। और हाँ, इसमें बेरियम स्टडी जब हम करते हैं तो पंच्ड आउट एजेस मिलती है, तो इसीलिए मैंने ये पंचिंग करता हुआ बनाया है इसको, पंच्ड आउट एजेस। ठीक है, तो आप अब इसको पढ़ने के बाद मैरो को आराम से गो थ्रू कर सकते हो, एक एक पॉइंट इसके अच्छे से देख सकते हो। और आप यकीन मानो कि आपके जो पॉइंट्स है वो सिर्फ आपने रट्टा नहीं मारोगे, सिर्फ देखोगे नहीं, आपको विजुअलाइज भी हो जाएंगे। आप सारे पॉइंट्स गो थ्रू करोगे तो आपको एक विजुअल मेमोरी भी मिल पाएगी। और आप अभी जाके सिर्फ इतने से पढ़ने के बाद भी अगर आप टेस्ट दोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी और आप ज़्यादा आंसर कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।